गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th के लिए चैप्टर 7 का सेकंड पार्ट का एमसीक्यू लेकर के आए हुए हैं। आज के चैप्टर में, आज के एमसीक्यू के सीरीज में टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी चैप्टर 7 से रिलेटेड एमसीक्यू अपलोड किए जा चुके हैं। तो बच्चों, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन। हालांकि ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने के पहले, इस लेक्चर को देखने के पहले आप पुराने वाले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये वाला लेक्चर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, इट्स वेलोसिटी, एक वस्तु पृथ्वी की तरफ मुक्त रूप से गिरती है तो उसका वेग। तो बच्चों, ये आप जानते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका वेलोसिटी कम होने लग जाता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि वेलोसिटी 0 हो जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं, पृथ्वी के सरफेस से ऊपर फेंकते हैं, तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से पृथ्वी की तरफ गिराते हैं तो उसका वेलोसिटी तब तक बढ़ता है जब तक वो अर्थ के सरफेस को टच ना कर दे। यानी कि किसी सर्टेन हाइट से पृथ्वी की तरफ गिरते हुए किसी वस्तु का जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी होता है, वो बढ़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंक्रीजेस, बढ़ जाता है। आप किसी स्टोन या किसी अदर ऑब्जेक्ट को किसी ऊंचाई से गिरा के आप देख भी सकते हैं, पृथ्वी की तरफ आते समय उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि किसी ऑब्जेक्ट को अगर पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी कम होने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन सीजीएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू, सीजीएस पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो एसआई यूनिट में हो गया, इसको हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो देखिए, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो न्यूटन को डाइन में, और आप जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन। मीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहां मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, तो अगर यहां स्क्वायर कर दें तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मीटर स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बाई केजी को ग्राम में, तो 1 केजी इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो यहां तो स्क्वायर है, तो 1 केजी का स्क्वायर करेंगे तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 3 ग्राम का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 6.67 इंटू 11 और 5, 10 टू द पावर -6, यहां बच गया डाइन, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बाई 10 टू द पावर 3 2 जा 6 ग्राम स्क्वायर। अब देखते हैं 6.67, 6 और 4, तो 10 टू द पावर -2, और ये 6 जो नीचे है उसको ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब बच गया यहां पर डाइन, तो डाइन लिख दीजिए, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे ग्राम स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर, देखिए -2 और -6 कितना हो गया, -8 हो गया, और बच गया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। अब आप देख लें कि कहां पर है, आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ये एसआई सिस्टम में होता है, और ये जो आंसर हमारा आया है, यहां तो क्वेश्चन में सीजीएस पूछे जा रहे थे ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जहां पर सीजीएस में कन्वर्ट करके लिखा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ग्रेविटेशनल फोर्सेज ओबे न्यूटन्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल
न्यूटन के किस नियम का पालन करता है? तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, क्योंकि थर्ड लॉ में भी दो ऑब्जेक्ट चाहिए और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते समय भी दो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है ना G m1 m2 और बाई कितना r स्क्वायर। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ठीक है ना। तो दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो दो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन होना चाहिए, तो मास 1 के द्वारा अगर मास 2 पर एक्शन हो रहा है तो मास 2 के द्वारा मास 1 पर क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसे इस यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है और ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है, यानी कि अगर इसको एक्शन मान लें तो ये रिएक्शन हो गया, तो अगर इसको एक्शन मान लें तो ये रिएक्शन हो जाएगा। बॉडी ए है और बॉडी बी है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के लिए दो बॉडी होना चाहिए जो कि हमारे पास है। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन होना चाहिए जो कि यहां पर हो रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होता है। तो बच्चों W इज इक्वल टू होता है ना mg, और अर्थ के सेंटर पर g का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना, यानी कि वेट इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है ना। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कहां गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट, फॉर द सेम चेंज इन g द रिलेशन बिटवीन हाइट h एंड डेप्थ d, कह रहा है g के मान में समान परिवर्तन होने पर ऊंचाई h तथा गहराई d में संबंध है। देखिए बाबू, सपोज कीजिए एक अर्थ है हमारे पास, ये हमारा अर्थ है, ये इसका सेंटर है और सेंटर से ये वाला रेडियस मान लीजिए, ठीक है ना। तो जब अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे उसको हाइट h माना जाएगा, और अर्थ के सरफेस से जितना नीचे आएंगे उसको डेप्थ माना जाएगा। तो अगर अर्थ के सरफेस से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो वहां पर ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होता है G इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। अच्छा, अगर अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, तब फॉर्मूला होता है 1 माइनस डी बाई आर। डी फॉर डेप्थ हो जाएगा, आर फॉर रेडियस हो जाएगा किसका, अर्थ का। तो आर का वैल्यू तो फिक्स होता है 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर फिक्स होता है। अब कह रहा है सेम चेंज, यानी कि जी एच और जी डी सेम है, ठीक है ना। तो जी एच का वैल्यू रखिए g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, और जी डी का g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। जी से g खत्म, हमारे पास क्या बच गया, यहां पर देखेंगे हमारे पास बच गया 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तब बच गया 2h इज इक्वल टू डी। यानी कैसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 2h या h इज इक्वल टू d बाई 2, ठीक है ना। आप देख लें कहां पर है, तो d इज इक्वल टू 2h, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेम चेंज के लिए डेप्थ और हाइट का डबल दोनों क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन अ बॉडी इज टेकन टू द पोल फ्रॉम इक्वेटर, वेट ऑफ बॉडी, जब किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ले जाया जाता है तो वस्तु का भार। देखिए बाबू, सबसे पहले थोड़ा इक्वेटर जान लें। देखिए पृथ्वी लगभग ऐसे है, इलिप्टिकल, ठीक है ना। अगर आप देखें तो ये वाला ये सेंटर हो गया, तो यहां पर इसको आप इक्वेटर मान सकते हैं, ठीक है ना, और ये इसका पोल हो जाएगा, ठीक है ना, मान लिया गया, ये इक्वेटर हो गया। अब आप देखिए, आप ऑब्जेक्ट को कहां ले जाया जा रहा है, इक्वेटर से किसकी तरफ, पोल की तरफ, यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाया जा रहा है। तो यहां ग्रेविटी इक्वेटर पर और ग्रेविटी पोल पर। तो बच्चों एक चीज देखिएगा, अर्थ का जो ग्रेविटी होता है जिसका वैल्यू जनरली कितना मानते हैं, अर्थ के सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन
पोल पर इसका वैल्यू 9.863 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि इक्वेटर पर 9.798 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी एट पोल ग्रेटर होता है ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर से, यानी कि इक्वेटर से ज्यादा ग्रेविटी कहां है? पोल पर है। अच्छा, वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि वेट डायरेक्टली रिलेटेड किससे होता है? ग्रेविटी से और ऑब्जेक्ट के मास से। अब ग्रेविटी कहां ज्यादा है? पोल पर ज्यादा है। कहां कम है? इक्वेटर पे कम है। तो जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगा वहां वेट ज्यादा होगा, यानी कि पोल पर ग्रेविटी ज्यादा है तो पोल का वेट ऑफ पोल ग्रेटर होगा वेट ऑफ इक्वेटर से। यानी कि इक्वेटर पर किसी वस्तु का अगर वेट कैलकुलेट करें और पोल पर किसी वस्तु का वेट कैलकुलेट करें तो पोल पर ऑब्जेक्ट का वेट अधिक मिलेगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो क्वेश्चन में है कि इक्वेटर से कहां ले जाया जा रहा है? पोल की तरफ ले जाया जा रहा है। तो जब इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाएंगे तो वेट यानी कि ग्रेविटी दोनों का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज, किसी कण पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल होता है। देखिए बाबू, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जैसे कि मान गए कि ये सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया और इसको रेडियस आपने मान लिया। तो आप सपोज कीजिए एक पत्थर को रस्सी में बांध कर कैसे घुमाइए, तो आप देखेंगे कि रस्सी में जो पत्थर बंधा हुआ है उसको हाथ अंदर की तरफ खींच रहा है, और अगर हम हाथ से रस्सी को छोड़ दें तो पत्थर सीधे निकल जाएगा। यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट कर रहे हैं तो एक फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है और एक फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है। बाहर वाले को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर वाले को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है mv²/r। अब आप देख लें कि कहां पर है, स्मॉल आर भी यूज कर सकते हैं आप, mv²/r। अब आप देख लें कहां पर है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, mv²/r। m का मतलब ऑब्जेक्ट का मास, v का मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और r का मतलब सर्कुलर पाथ का रेडियस, त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्केप वेलोसिटी, निम्न में से कौन पलायन वेग के लिए सही है? तो बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा जान लें कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। ये तो आप लोग अपने डेली लाइफ में ये महसूस किए होंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पृथ्वी के सतह से ऊपर फेंकते हैं, पृथ्वी के सरफेस से ऊपर फेंकते हैं, तो क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद वो रिटर्न आ जाता है नीचे की तरफ। कुछ लोगों ने यह सोचा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकें तो वापस नहीं आए, स्पेस में चला जाए, पृथ्वी के सरफेस की तरफ वापस नहीं आए। तो कुछ लोगों ने मिल करके ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट किया कि अगर उस वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो वह ऑब्जेक्ट पृथ्वी के सरफेस की तरफ रिटर्न नहीं आएगा, वो वापस चला जाएगा, किसमें, स्पेस में चला जाएगा। और उसी मैक्सिमम वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा गया। किसी ऑब्जेक्ट का वह मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे अगर उसे पृथ्वी के सरफेस से ऊपर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के सरफेस की तरफ वापस नहीं आता है। और बच्चों उसका वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हालांकि ह्यूमन बीइंग के हाथ के द्वारा अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम वेलोसिटी इतना किया जाए जो कि संभव नहीं है, अगर इतना स्पीड से, इतना वेलोसिटी से आप ऑब्जेक्ट को फेंक पाने में सामर्थ्य हैं, ठीक है ना, तो वह ऑब्जेक्ट फिर से वापस नहीं आएगा। हालांकि बहुत ज्यादा स्पीड हो गया, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर जाने चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड हो गया। अब आप देखें, एस्केप वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है √Gm/r। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जहां पर m को कहा जाता है
मास ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के सरफेस से आप फेंक रहे हैं तो, जो कि लगभग बराबर होता है 6 इंटू 10⁻24 kg के। R इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या, जो कि लगभग बराबर होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर के। इसका एक और फॉर्मूला होता है बुआ, रूट अंडर 2gr, जहां g का मतलब हो जाएगा ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी, जो लगभग बराबर होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अब आप देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं है। उसको जिस प्लैनेट से फेंका जा रहा है, अगर अर्थ से फेंका जाए तो अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस पर डिपेंड है और अर्थ के ग्रेविटी पर डिपेंड है। यानी कि जिस प्लैनेट से उसको थ्रोन किया जाता हो, जिस प्लैनेट से उसको फेंका जाता हो, उस प्लैनेट के मास, उस प्लैनेट के रेडियस और उस प्लैनेट के ग्रेविटी पर डिपेंड होता है एस्केप वेलोसिटी। खुद के मास पर डिपेंड नहीं होता है। आप हेवी बॉडी को फेंकिए या स्मॉल बॉडी को फेंकिए, स्पीड इतना ही होना चाहिए, मिनिमम स्पीड इतना ही होना चाहिए, तभी वो अर्थ के सरफेस से बाहर जाएगा। ये स्पेशली अर्थ की बातें हो रही हैं, बाकी प्लैनेट के लिए इसका वैल्यू अलग आ सकता है, क्योंकि उसका रेडियस अलग होगा, मास अलग होगा, ग्रेविटी अलग होगा, तो फिर एस्केप वेलोसिटी भी अलग होगा। आप देख लें कौन सा है, ये वाला तो दिया नहीं गया है ऑप्शन में, तो ये वाले सही हो जाएंगे कि VE इज इक्वल टू रूट अंडर 2gr। नेक्स्ट, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल अलाउ इट टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, वही कितना होता है मिनिमम, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। इससे और कम अगर हुआ, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अर्थ के सरफेस से बाहर नहीं जाएगा। अगर 11 किलोमीटर पर सेकेंड कर दिए तो बाहर नहीं जाएगा। अभी हमने बताया है आपको जस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम और अर्थ के सरफेस से बाहर जाने के लिए मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए। तो मिल गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू, उपग्रह के कक्षीय वेग बराबर होते हैं। सबसे पहले जान लें ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। जैसे मान के सपोज कीजिए ये अर्थ हो गई, ठीक है ना, तो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट इसका चक्कर लगाता है। सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ा जाता है, और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि मून, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ये टेढ़ा नहीं होगा, ये ऑर्बिट उसका फिक्स होगा, सो ठीक है ना। फिर भी देखिए, तो मान गए यहां पर सैटेलाइट है, ये अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। तो किसी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में बने रहने के लिए जितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जितनी की जरूरत है, अगर उससे कम हो गया तो अपने सैटेलाइट से, अपने ऑर्बिट से बिखर जाएगा, अपने ऑर्बिट से दूर चला जाएगा, अपने ऑर्बिट से हट जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी सैटेलाइट को वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि सैटेलाइट जब घूम रहा है तो उसका अपना एक फिक्स वेलोसिटी होगा ना, ठीक है ना। उसी फिक्स वेलोसिटी की वजह से वह सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में लगातार घूम रहा है और परिक्रमा कर रहा है, उसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर GR। इसमें भी सैटेलाइट का मास ऑर्बिटल वेलोसिटी से कहीं से रिलेट नहीं करता है, यहां भी ग्रेविटी और रेडियस से रिलेशन है, किसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। आप देख लें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए बाबू, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं रूट अंडर 2gr, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर GR, एक ही चीज हुआ। अब रूट अंडर 2 अभी पढ़े हैं कि रूट अंडर GR, आप देख लें रूट अंडर GR किसका है, एस्केप वेलोसिटी का है, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी का है। तो यहां पर एस्केप वेलोसिटी जो होगा वो ऑर्बिटल वेलोसिटी और रूट 2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि रूट 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट,
द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, हमने बताया है कि किसी वस्तु का पलायन वेग किन चीजों पर निर्भर करता है। आप देखिए एस्केप वेलोसिटी में, आप यहां देख सकते हैं, यहां देखिए एस्केप वेलोसिटी में मास पर डिपेंड करता है, किसके, अर्थ के मास पर, और अर्थ के रेडियस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में क्या क्या है मिला लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट नो, मास ऑफ बॉडी नहीं, मास ऑफ अर्थ हां, ठीक है ना, नन ऑफ दीज तो हटा दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ। यहां अगर रेडियस ऑफ अर्थ रहता तो भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज इक्वल टू, उपग्रह की कुल ऊर्जा बराबर होते हैं। बच्चे देखिए टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर सैटेलाइट का टोटल एनर्जी निकालना हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -GMM/R, जबकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है GMM/2R। M का मतलब मास ऑफ अर्थ और स्मॉल m का मतलब किसका, सैटेलाइट का मास, और R का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। सॉल्व करेंगे तो इसमें से माइनस हो गया तो कितना बच जाएगा, GMM/R, ठीक है ना, यही सैटेलाइट का टोटल एनर्जी हो जाएगा GMM/R। अब आप देख लें कहां पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, GMM/R। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों की गति संबंधित केपलर के तृतीय गति नियम के अनुसार। बच्चों देखिए केपलर के थर्ड लॉ बोलते हैं, केपलर के थर्ड लॉ के अनुसार कि जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं उसके द्वारा कुछ ना कुछ टाइम लिया जाएगा ना, तो टाइम का स्क्वायर रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t² इज इक्वल टू कांस्टेंट k मान लीजिए KR3, और यहां पर t² और बाई कितना हो जाएगा R3 इज इक्वल टू k। अब आप देख लें तीनों में कौन सा है, तो हमको तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन फॉर्मूला t² इज इक्वल टू KR3 द वैल्यू ऑफ k इज, व्यंजक t² इज इक्वल टू KR3 में k का मान होता है। बच्चों अभी आप पढ़े हैं कि केपलर्स थर्ड लॉ के प्लैनेटरी मोशन के अनुसार, यानी कि प्लैनेटरी मोशन के लिए केपलर का जो थर्ड लॉ था वह था कि जो सैटेलाइट या प्लैनेट का जो टाइम ऑफ पीरियड होता है, यानी कि टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, उसका स्क्वायर रेडियस के पावर 3 के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो KR3 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t²/R3 इज इक्वल टू k, इसी k का वैल्यू बताना है। तो बच्चों ये k जो है इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है हमारे सोलर सिस्टम में, और इसका वैल्यू होता है 2.97 इंटू 10⁻⁻19 और सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। लेकिन ये तब होता है जब टाइम को हम अर्थ ईयर में कैलकुलेट करें, अर्थ ईयर, और 1 अर्थ ईयर कितना डे के बराबर होता है, 365 डेज के बराबर होता है, और जो रेडियस है वह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होना चाहिए, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 6.685 इंटू 10⁻⁻9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो अगर रेडियस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हो, ठीक है ना, और टाइम अर्थ ईयर में हो, तो उस समय k का वैल्यू कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2.97 इंटू 10⁻⁻19 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। 41, द मास विच मेजर द इनर्शिया ऑफ बॉडी कॉल्ड एज, वह द्रव्यमान जो वस्तु के जड़त्व को मापता है कहलाता है, नाम से ही पता चल रहा है, इनर्शियल मास, और इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma, और इनर्शियल मास निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा F/a।
इनर्सिया तो पढ़े होंगे कि बॉडी अपने आप में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करता है, उसी प्रॉपर्टी को इनर्सिया कहा जाता है। यह फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, वस्तु के गुरुत्वीय द्रव्यमान बराबर होते हैं। देखिए बाबू, F बराबर Gmm बाई आर स्क्वायर होता है ना, स्मॉल आर भी यूज कर सकते हैं। F बराबर Gmm बाई आर स्क्वायर, क्रॉस गुना कीजिए तो F आर स्क्वायर इज इक्वल टू Gmm, और यहां से अगर स्मॉल m निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, F आर स्क्वायर बाई Gm। ये तो अर्थ का मास है, ये वाला जो मास होगा इसी को ग्रेविटेशनल मास कहा जाएगा। तो F आर स्क्वायर बाई Gm। अब आप देख लें कहां पर है, F आर स्क्वायर बाई Gm, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैपिटल जी स्मॉल जी दोनों यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन द इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी। देखिए बाबू, वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान में संबंध होता है। आप जानते हैं कि F बराबर होता है कितना, क्या फॉर्मूला होता है, Gmm बाई कितना, आर स्क्वायर होता है ना। अच्छा, F कौन सा है, F के बदले में लिख सकते हैं ma। अब यह इनर्शियल मास हो गया, Gmm बाई कितना, आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए, ये वाला मास जो है वो इनर्शियल मास है, और अगर अर्थ के सरफेस पर है तो a को g लिख सकते हैं, तो Gm, और ये जो मास है वो ग्रेविटेशनल मास है, और बाई कितना, आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लेते हैं mi, और इस mg को नीचे बुला लेते हैं, तो क्या बच गया ऊपर, Gm बाई इस g को नीचे भेज दीजिए तो g आर स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए, g का वैल्यू फिक्स, m का वैल्यू फिक्स, अर्थ का मास है, स्मॉल g का वैल्यू फिक्स, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स, यानी कि टोटल कांस्टेंट हो गया। तो mi बाई mg इजकल टू कांस्टेंट, सबका वैल्यू फिक्स है यानी कि कांस्टेंट है, क्रॉस गुना कीजिए तो mi बराबर कांस्टेंट mg, और आपको पता है कि जब इक्वल टू और कांस्टेंट का सिंबल हटाया जाता है तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगता है, यानी कि mi और mg एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज डिटरमाइंड न्यूटन्स विच लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के किस नियम का प्रयोग करके वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान का पता लगाया जाता है। बच्चों, इनर्शियल मास के लिए यही फॉर्मूला यूज किया जाता है ना, और ये कौन सा लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है ना, यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू, अभी पढ़े हैं कि F बराबर क्या होता है, mi इंटू ए होता है ना, तो कह रहा है कि इनर्शियल मास निकालिए, पीछे फॉर्मूला पढ़े ही हैं इसका हम, तो इनर्शियल मास का फॉर्मूला हो जाएगा F बाई ए, फोर्स और A फॉर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, द एस्केप वेलोसिटी डजंट डिपेंड ऑन, हमने पढ़ाया है कि एस्केप वेलोसिटी सिर्फ अर्थ के मास, अर्थ के रेडियस और अर्थ के ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, बाकी किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो यह मास ऑफ अर्थ है तो इस पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर मास ऑफ अर्थ नहीं होगा। तो बच किया गया, मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ओवरऑल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, पृथ्वी की तरफ मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु का भार होता है। देखिए बाबू, सपोज कीजिए एक बॉडी है, ठीक है ना, तो इसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है W इज इक्वल टू mg से, और इसको अपोज किया जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R से। यहां पर जो पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना लगा, तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो तो कौन ग्रेटर है, W ग्रेटर है किससे, R से, नीचे आ रहा है
तो फाइनल फोर्स निकालने के लिए लिख सकते हैं W1 माइनस R लिख सकते हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, W का फॉर्मूला दिख रहा है mg और R रहने देते हैं। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा mg माइनस MA, तो M कॉमन G माइनस A, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स हो गए। सो अब आप देखिए, अर्थ की तरफ गिर रहा है, पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को कौन खींच रहा है? अर्थ। तो अर्थ का जो ग्रेविटी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वही ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलरेशन होगा। यानी कि जी किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। तो जी के बदले में ए लिख दे रहे हैं, तो आर एम ए माइनस ए जीरो, तो आर जीरो, यानी कि वेट कितना फील करेगा? जीरो फील करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। नेक्स्ट, अ बॉडी इज थ्रोन अप, द वैल्यू ऑफ जी विल बी। देखिए बाबू, अगर ये सरफेस है अर्थ का, अगर ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है ना। तो जब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो जाए तो ग्रेविटी का वैल्यू निगेटिव माना जाता है। ग्रेविटी का वैल्यू, ये हिंदी वाला गलत है, ग्रेविटी का वैल्यू क्या माना जाएगा? निगेटिव माना जाएगा। ठीक है ना, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम रहे तो वहां पर पॉजिटिव माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम्स 4 टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल, देन एफजी बिकम्स। अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 4 गुना कर दिया जाए तो एफजी होगा। नया वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अगर डिस्टेंस 4 टाइम्स कर दिया जाए तो पुराने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स नए वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना टाइम्स अधिक होगा या कितना टाइम्स कम होगा, यह पूछा जा रहा है। सपोज कीजिए दो बॉडी है, फर्स्ट बॉडी का मास m1 है और सेकंड बॉडी का मास m2 है, दोनों के बीच के डिस्टेंस r है, ये स्ट्रेट होगा, हमने ऐसा ही बनाया है। सपोज कीजिए अब इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब नया ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कह रहा है कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दिया जाए। 4 टाइम्स हमने कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो नया ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 आप बाई 16 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ जी डैश 1/16 को बाहर कर दीजिए और इनटू Gm1 m2 और बाई कितना? आर स्क्वायर, यानी कि एफ जी डैश 1/16 और इंटू Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहां देखिए एफ जी के बराबर है एफ जी, तो अगर नया ग्रेविटेशनल फोर्स पूछता तो 1/16 ओरिजिनल के हो जाता, लेकिन यहां एफ जी ही पूछ रहा है, तो क्रॉस गुना कीजिए तो एफ जी डैश इंटू 16 बराबर एफ जी, यानी कि पुराना वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नए वाले के 16 टाइम्स। दोनों के बीच में रिलेशन देख रहे हैं ना कि नए वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू 16 पुराने वाले के बराबर, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 टाइम्स हो जाएंगे। अगर वही पूछता नया वाला ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहते कि पुराने वाले के 1/16 हो जाएंगे, लेकिन पुराना वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नए वाले के 16 टाइम्स के बराबर होंगे। दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, अगर एफजी पूछा यानी कि पुराना वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है, अगर न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स पूछता तो ये वाला रिलेशन होता। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ विथ अ फोर्स ऑफ, पृथ्वी के द्वारा किसी 1 किलोग्राम के वस्तु को आकर्षित किया जा रहा है तो बल होगा। बच्चों उस कंडीशन में फोर्स निकालने का फॉर्मूला यही होता है ना, F बराबर mg, मास कितना है 1 kg, ग्रेविटी का वैल्यू तो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9.8 में 1 से 9.8 1 का केजी था तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको पता है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होगा, तो फोर्स जो होगा वो 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए,
सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।